चेहरे बेनकाब हुए, कई पार्टियों के चेहरे बेनकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा है जो नारा लग रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो नारा भी बेनकाब हो गया, वो नारा झूठा था। अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC/ST आयोग की बात आती है, SC/ST एक्ट की बात आती है, जब यूजीसी की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके सड़कें जाम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके जो कहते थे कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उन्हीं प्रधानमंत्री को बताओ कहा गया, नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको EWS मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच बैठ सकती है, उनपे जो है उनपे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण है, कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चले आए। क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से हिंदुओं के खिलाफ था, मुझे बताओ। अगर मेरे भाइयों को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बताओ। देखो, बहुत कुछ बेनकाब हुआ। बेनकाब ये हुआ है कि जाति सत्य है, जाति सत्य है, और जाति को ठुकराया नहीं जा सकता। जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उसी को जाति के आधार पर गाली देने का काम कर दे। इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति आपका काम करेगा तब तक आप उसको पलकों बिठा कर रखोगे। जैसे ही वो रैली हुई, हरदोई की रैली हुई, कन्नौज का ऐतिहासिक जो है महारेला हुआ, संत कबीर नगर की रैली हुई, 25 तारीख को जौनपुर में ऐलान होगा। उसके बाद जौनपुर में, और देखना, चैलेंज करके कह रहा हूं, गौर से सुनो, जौनपुर में ऐतिहासिक रेला होगा। जौनपुर के बाद 15 तारीख को बाराबंकी में ऐतिहासिक रेला होगा। उसके बाद 29 तारीख को मार्च में लखीमपुर खीरी में महारेला होगा। मेरी बात को आप यार डंके की चोट पे कह रहा हूं। और रंजन साहब, आप भी सुनो, आपने नहीं देखा होगा कि 2 दिन पहले ग्राउंड बदल दिया जाता है, 2 दिन पहले परमिशन नहीं देते हैं। जिस तरह के गुंडा तंत्र से हम लोग लड़ रहे हैं, कोई लड़ नहीं सकता। हमारी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं और मीडिया में 1 मिनट नहीं होती कि आजाद समाज पार्टी के न्यूज दिखा। लेकिन हम नाराज नहीं हैं, हम नाराज नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि अभी हमारी शक्ति कम है, हम इसको बढ़ाएंगे। हम मजबूर करेंगे कि हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए, हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए, वो हमारे दर्द को महसूस करे, वो हमारे विषय पर चर्चा करे। वरना एक ही समाज के लोग टीवी के पूरे पैनल में बैठ जाएंगे और एंकर भी उसी समाज से होगा। कैसे दलितों, पिछड़ों के, मुसलमानों के हालातों पर चर्चा कर लोगे मेरे भाई? आप ही सोचो क्या हालात। प्यारे साथियों, गरीब का दर्द गरीब समझता है और मजलूम का दर्द मजलूम समझता है। कोई शोषक शोषितों का दर्द। समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा अधिवक्ता हूं, लोकसभा का सदस्य हूं, इस देश के इतिहास को जानता हूं, और इतिहास से प्रेरणा लेकर ही आप अपने भविष्य को मजबूत कर सकते हैं, अपने वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले दिल्ली की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझा और खुद से आगे बढ़कर निर्णय लिया कि हम यूजीसी के समर्थन में एक आंदोलन बुलाकर देश भर में यह संदेश देने का काम करेंगे कि हम सीना तान के कमजोर वर्गों के साथ खड़े हैं और हम अपने बच्चों की आने वाली जो है हमारी पीढ़ियां हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं कर। तो मैं और आप सब लोग दोनों हाथ उठा के दिल्ली की पूरी टीम को धन्यवाद करें कि उन्होंने ये हौसला जुटाया, उन्होंने ये हिम्मत जुटाई, उन्होंने हमें शक्ति दी, उन्होंने वैचारिक मजबूती को समझा और असल में उन्होंने सबसे बड़े इस दुख को समझा कि पाए बहन पायल
भाई रोहित, बहन डेल्टा और तमाम हमारे बेटे बेटियों की जो शहादतें हुई है, संस्थानिक हत्या हुई है, आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में ये जुल्म जाती ना आए, इसलिए मैं उनकी बड़ी सोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता। उसके बाद जिन साथियों ने ये मुमकिन कराया कि दिल्ली जैसे स्थान पर एक बड़ा आंदोलन हो, हमारी बात दूर तक जाए, तो जो जहां जहां से लोग पहुंचे हैं, मैं उन तमाम भाइयों का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का, सबका धन्यवाद करता हूं। और जिनकी वजह से मैं लोकसभा में पहुंचा हूं, मैं उन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का और नगीना लोकसभा के समझदार लोगों का, नगीना लोकसभा बिजनौर जिले के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप अपने ऊपर होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठाते, तो ये मान लीजिए कि ये आपके ऊपर मुस्तैद कर दिया जाता है, आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, आप याद करके देखिए, इस देश में हमें कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर चीज के लिए हमारे अपने बीच के लोगों ने, जिनको आज हम महापुरुष के रूप में मानते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, अपना जीवन बलिदान किया है, अपने बच्चों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपना सुख चैन त्यागा है। उसके कारण आज इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हक और अधिकार मिलने का काम हुआ। प्यारे साथियों, मैं आज उदाहरण देके बताऊंगा, जो भी डिबेट करना चाहता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो, वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे, डिबेट करे। मैं सामान्य डिबेट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आजकल चैनलों पे डिबेट का अस्त्र खत्म हो गया है। अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है, वहां कोई भी आके बैठ जाता है, कुछ भी कहने लग जाता है। हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है, उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के विषय पे हमसे डिबेट करे, और जो कमजोर वर्गों के विषय पर डिबेट करे, मुसलमानों के विषय पर डिबेट करे, ईसाइयों के विषय पर डिबेट करे, सिखों के विषय पर डिबेट करे, बौद्धिस्टों के विषय पर डिबेट करे, कर्मचारियों के विषय पर डिबेट करे, किसानों के विषय पर डिबेट करे, दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों के विषय पर डिबेट करे, तो हम उनको जवाब देके बताएंगे कि हम जमीन से आए हैं, किसी नेता के पोते, बेटे, पोती, बेटी नहीं है। हमें जमीन का पता है कि आज हालात क्या है और लंबे समय से हालात क्या है। प्यारे साथियों, बड़े गौर से सुनो, नारे तो आप लगा रहे तो बहुत नहीं आगे बढ़ेगी। प्यारे साथियों, मैं जानता हूं शिक्षा के दरवाजे किसी और ने नहीं खोले। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले प्रयास नहीं करते तो आज हमारे तन पे ये कपड़े नहीं आते। अगर शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने दिया, मां सावित्रीबाई फूले ने दिया, मां फातिमा शेख ने दिया। प्यारे साथियों, इस देश में जिस आरक्षण को रोज बुरा भला कहा जाता है, हालांकि किसी की हैसियत नहीं है बुरा भला कहने की, क्योंकि जब आप ये कहते हैं, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है, 3 उंगली एक अंगूठे का रुख भी आपकी तरफ होता है, जो आपको ये बताता है कि एक बार अपने गिरबान में भी झांकिए। जो लोग 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लेते हैं, संविधान के विरोध में जो आया है, वो भी आरक्षण पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। किस आधार पे? किस आधार पे? जो लोग सदियों से आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, तमाम संस्थानों पे काबिज हैं, जिन्होंने कमजोर वर्गों के लोगों को उनकी दुख तकलीफों के बाद, उनके भूखे पेट के बाद, जब उनकी बच्चों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, जिन्होंने उनके आंसुओं के बाद भी, जिनके मुंह से एक शब्द भी हाय का भी नहीं निकला कि इनके साथ गलत हो रहा है, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है सवाल करने का। अगर सवाल करना चाहते हैं तो अपने अंदर पैदा करिए कि आपके अंदर न्याय की क्षमता है, आप न्याय प्रिय हैं, पहले साबित करिए, फिर आके सवाल कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। प्यारे साथियों, आरक्षण का जाति के आधार पर मिलता है, आरक्षण क्षेत्र के आधार पर भी मिलता है। आप जाके देखो, जम्मू कश्मीर में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखो हिमाचल में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखो उत्तराखंड में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। कौन कहता है जाति के आधार पर मिलता है? आरक्षण उनको मिलता है जो पीछे रह गए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कम है। और इस देश का मैं गारंटी से कहता हूं,
कास्ट सेंसस करा के आप लोग डेटा उठा के लाइए, ये डिबेट कीजिए और बताइए आपकी संख्या कम है। मैं गारंटी देता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा का सदस्य है और आजाद समाज पार्टी भी मानव एक कार्यकर्ता, मैं वचन देख कहता हूं, अगर किसी विभाग में आपका आरक्षण कम हुआ, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी विभाग हो, अगर आपका आरक्षण, आपका प्रतिशत कम हुआ, मैं वचन देकर कहता हूं कि दलित पिछड़ों की लड़ाई को पीछे छोड़ के पहले आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, न्यायप्रिय व्यक्ति हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, तो मगर सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस देश में अगर आरक्षण आया सबसे पहले तो 1902 में आया, जिसको छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, किसी और ने लागू नहीं किया। कुर्मी वंश के छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, उससे पहले तमाम न्यायप्रिय लोगों पे था अवसर, उन्होंने लागू नहीं। इस देश में अगर वोटिंग राइट मिला, इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, बालक लोगों को वैश्विक मताधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार मिला, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। 1919 से पहले इस देश में बहुत कम % लोग वोट करते थे। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति बनी और सुधार समिति ने नए पैमाने तय किए कि वोट देने का अधिकार उनको मिले जो जमींदार हैं, जो भूमि जिनके पास बड़ी संख्या में है, जो लगान देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो पूंजीपति है, जिनपे व्यापार है। आप इतिहास उठा के देखो, जिनको ने आंख ही या जिनको अपने अधिकारों का पता ही संविधान के आने के बाद लगा है, उनकी संख्या कितनी रही होगी, आप इस बात को महसूस करके देखें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी मांगने से नहीं मिला है। भारत ऐसा देश है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह आज हम इकट्ठा हुए बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के बैनर तले ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के बाद साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन जब भारत आया, उनकी रिपोर्टों के आधार पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित करवाया कि कमजोर वर्गों के लोगों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब इस देश में, और आपको जान के खुशी होगी कि न्यायप्रिय चरित्र जिसे कहते हैं, कि भारत पहला ऐसा देश है कि संविधान के लागू होने के साथ देश की महिलाओं को और गरीब और अमीर तमाम तबकों के लोगों को वोटिंग राइट मिलने का काम हुआ। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया, ये काम जर्मनी नहीं कर पाया, ये काम यूरोपियन कंट्री नहीं कर पाई, ये काम इंग्लैंड नहीं कर पाया। ये काम अगर किसी ने किया कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, तो ये भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा दिया जब महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिला पाए, पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं दिला पाए। इसलिए हम तो लंबे समय से उपेक्षाओं से लड़ रहे हैं। मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं, जब हम चारों तरफ देखते हैं तो राम मामना राम सुवर्मा दिखाई देते हैं, संत राम पीर प्रजापति दिखाई देते हैं, मान्यवर काशी राम साहब दिखाई देते हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब दिखाई देते हैं। छोड़ दिया इन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन जिया। इनकी वजह से आज हमें अधिकार मिले। इसका मैं उदाहरण बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु माना। धार्मिक गुरु उन्होंने, न्यायिक गुरु के तौर पर उन्होंने महामानव तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना और अंधविश्वास पाखंडवाद को यानी कि विज्ञानवाद के तर्क के आधार पर बात करने के लिए उन्होंने गुरु कबीर जी को अपना गुरु माना। आप समझो, बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को गुरु माना, उनके दिखाए रास्ते पे चले, साहू जी महाराज के रास्ते पे चले। इसी वजह से वो सामाजिक न्याय की बात को मजबूती से रख पाए। कहां थे लोग जब इस देश में अस्तन टैक्स लिया जाता था? कहां थे लोग इस देश में जब विधवा विवाह रोका गया था? कहां थे जब सती प्रथाएं होती थी? कौन खड़ा था इस बात को लड़ने के लिए? जब महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, वही महापुरुष खड़े थे जो समझते थे कि हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य क्या है। प्यारे साथियों, बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि हमारे पार्टी के नेता ये बात कह रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद पिछड़े वर्ग के लिए मैदान में आए, कोई नहीं आता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप पिछड़े नहीं हैं, आप हमारे भाई, हमसे पिछड़े हुए हैं। आप पिछड़े नहीं हैं, हम सब लोग पिछड़े हैं। आप हमारा परिवार हो, हमारे भाई हो, बस पिछड़े हुए हो। उन पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग निकले। और आप ही नहीं, हर पीड़ित, शोषित, वंचित किसान, कमेरा, वो चाहे बौद्ध हो, सिख हो, सामान्य जाति का भी कोई गरीब है, शोषित है, उसको भी हमारा अपना है, उसके लिए भी हम लोग खड़े। मुस्लिम समाज के लोग,
क्या हालत है जो आपने देश में देखा? मजारें गिर रही हैं, खानकाहें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है। और अयोध्या में क्या हुआ? जिस व्यक्ति पे आरोप लगा के उसका घर तोड़ दिया, उसको बंद रखा, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री माफी मांगे अपनी बात के लिए, जो बात उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कही थी कि इस धर्म के लोग गुंडागर्दी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग पिस रहे हैं। अभी एक नौजवान साथी मुझसे मिला, मुझसे कहने लगा भैया हमारा विषय उठाना। मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार न्याय के लिए तो आप मुझे बताओ, 2025 जुलाई में सरकार ने जवाब दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की 80% रिक्तियां है। कितने परसेंट? 80% रिक्तियां। आदिवासी समाज की 83% रिक्तियां और शेड्यूल कास्ट की अनुसूचित जाति की 65% रिक्तियां। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी डिपार्टमेंट तभी तो चलेगा जब उसको चलाने वाले लोग होंगे। जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में 80% पद खाली पड़े हैं, वहां कौन हमारी पीड़ा को सुन रहा है? जब हमारा आदमी वहां है ही नहीं तो हमें न्याय वहां कहां से मिल सकता है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में 38 जो है, जो वाइस चांसलर है, कुलपति है, वो सामान्य जाति के हैं। हमारा विरोध ये नहीं है कि सामान्य जाति के हैं, हमारा विरोध ये है कि 45 में से 38 कितने परसेंट बैठता है? क्या SC ST OBC के लोगों में काबिलियत नहीं है? किस आधार पर आप ये बात कहना चाहते हो? एक SC का, एक ST का, 5 OBC समाज के जिनकी संख्या 52%, उनको 12% भी नहीं मिल रहा है। इसलिए आंदोलन करना पड़ता है, इसलिए यहां आना पड़ता है। हम तो जानते हैं, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, याद करो फूले साहब को, याद करो साहू जी महाराज को, याद करो पेरियार को, याद करो रामसु वर्मा जी को, याद करो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को, याद करो जननायक कपूर ठाकुर जी को, याद करो परमानंद लोधी जी को, याद करो संतराम BA प्रजापति जी को, याद करो शिवराज चौरसिया जी को, याद करो। और मैं आपको भी कहता हूं, मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों, अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो एक यूनिवर्सिटी भी आपके लिए नहीं बनती। आपको आइडिया नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और अगर आपके लिए यूनिवर्सिटियां नहीं होती, आपको तालीम नहीं मिलती, तो आपको इस देश के सिस्टम में आने का मौका ही नहीं मिलता। जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS वकील जज नहीं बन पाते, तो आपको कलम में ताकत नहीं होती, आप कहां से किसी का भला कर पाते? आप तो अपना भला भी नहीं कर पाते। आपने देखा उनके बाद 2 लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, दोनों के परिवारों का क्या हाल है? आजम भाई के परिवार का क्या हाल है आप देखो, और इकबाल भाई के परिवार का क्या हाल है सहारनपुर में आपने देखा। अगर वो कोई व्यापारी को वो बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। यूनिवर्सिटी बना के पढ़ाओगे और उनको सिस्टम में लाओगे तो लड़ाई हो जाएगी, बस असल बात है। मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, प्रदेश का, देश का कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लो, अगर आप बैकलॉग ढूंढोगे तो मैं लिख के देता हूं कि अगर बैकलॉग भरा जाए तो आज ही 5, 7, 10 लाख शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकलॉग, बैकवर्ड के लोगों को नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी मिलने का काम होगा। लेकिन इन सरकारों ने क्या कर रखा है? इन्होंने ठेके सुविधा पे अपने लोग रख रखे हैं, कम पैसे में लोग रख रखे हैं। जो लोग रख रखे हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिलता, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रखी है, क्योंकि आरक्षण ना देना पड़े SC ST OBC के लोगों को। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो UGC आया, मैं इसका धन्यवाद करूंगा इस गाइडलाइन का। इसके आने से कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, जो कहते थे हम सेकुलर हैं, हम न्यायप्रिय हैं। ये जो सम्मानित व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो सीनियर लोग हैं एक बार उनसे बात कर लें, ये बीच में ना अपनी बात को रखे और ये भाषा शैली सुधारे। झंडे वंडे नहीं होते हैं, ये झंडा हमारा सम्मान है। और इस बार अगर ये भाषा शैली नहीं सुधारेंगे तो फिर ये आंदोलन आज ही नहीं, अब आगे कल के लिए भी कह दूंगा और लोगों को अपील कर दूंगा, फिर देख लेना संभाल नहीं पाओगे इतने करोगे। प्यारे साथियों, मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं, गौर से सुनो, इन बातों पर ध्यान मत दो। ये तो पुलिस के भाई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भाई हैं, सरकार के हिसाब से काम करते हैं, हमें इनकी मदद लेनी है, हमारा इनका कोई झगड़ा नहीं। आप गौर से सुनो मेरी बात को। कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, कई पार्टियों के चेहरे बेनकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा है जो नारा लग रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो नारा भी बेनकाब हो गया, वो नारा झूठा था,
अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC/ST आयोग की बात आती है, SC/ST एक्ट की बात आती है, जब यूजीसी की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके सड़कें जाम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके जो कहते थे कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उन्हीं प्रधानमंत्री को बताओ कहा गया, नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको EWS मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच बैठ सकती है, उनपे जो है उनपे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण है, कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चले आए। क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से हिंदुओं के खिलाफ था, मुझे बताओ। अगर मेरे भाइयों को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बताओ। देखो, बहुत कुछ बेनकाब हुआ। बेनकाब ये हुआ है कि जाति सत्य है, जाति सत्य है, और जाति को ठुकराया नहीं जा सकता। जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उसी को जाति के आधार पर गाली देने का काम कर दे। इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति आपका काम करेगा तब तक आप उसको पलकों बिठा के रखोगे। जैसे ही वो कोई और उनका रोल भी नहीं यूजीसी में, तो आप उनको गाली देने लग जाओगे। ये है जाति का सत्य। मैं और बताता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कल ही एक मामला हुआ एक बैंक में, 2 बेटियां थी। वो एक बेटी कहती है कि मैं ठाकुर और दूसरी बेटी वो ब्राह्मण समाज की है। मैं तो तमाम महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखो कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, और दूसरी बेटी ने क्यों नहीं कहा मैं हिंदू हूं। एक ने कहा मैं ठाकुर, दूसरे ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, और दोनों अपने अपने समाज से समर्थन मांग रही हैं, और दोनों के विरोध में एक दूसरे के समाज के लोग गाली बकने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की बात ही नहीं है, ये बात जातियों तक जाती है जब आपके अधिकारों पे हमला होता है। और सबसे बड़ी बात देखो, जिनके बच्चों को जो बच्चे मर रहे हैं जिनके, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई अपराध में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, एजेंसियों के आंकड़े कह रहे हैं, 118% की वृद्धि हुई। और कानून की ये गाइडलाइन कैसे बनी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गाइडलाइन बनाओ यूजीसी को। यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई, हमने नहीं बनाई। और उस गाइडलाइन में जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, क्योंकि गाइडलाइन तो 2012 में बनी थी, 2012 में बनी थी, लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, तत्काल विरोध शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नारे के पीछे अगर कुछ है तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध है। इस बात को मेरी आप याद रखना। ये सरकारें, इनकी सोच पिछड़ा वर्ग विरोधी है, और हम इस बात को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी कल्याण यादव हमारे लिए लड़ रहे थे, महामना रामसु वर्मा चौधरी महाराज सिंह भारती छोटूराम चौधरी चरण सिंह हमारे लिए लड़ रहे थे। इसलिए आज हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं महसूस होने देंगे, उनके साथ। प्यारे साथियों, यूजीसी की बात हुई है, मैं पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा प्रोटेस्ट बताओ जो यूजीसी के विरोध में हुआ हो और पुलिस ने उन पर लाठी चलाई हो। कोई एक विरोध आप मुझे बताओ पूरे देश के अंदर, या उनको पकड़ के खींचा हो, या उनके कार्यक्रम में इस तरह से माइक उठा के बीच बीच में कहा हो कि भाई आपके लोग कम है, आपके लोग ज्यादा, कभी हुआ क्या? लेकिन जैसे आप लोग आंदोलन करने आए, कहां BHU में, कहां गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, कहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कहां JNU में, कहां DU में, आपको पीट भी रहे हैं और पीट के उठा के बंद भी कर रहे हैं। क्योंकि जो समाज प्रभावी होता है, जिनके पास मीडिया होता है, जिनके अधिकारी होते हैं, जिनकी एजेंसियां होती हैं, जिनके पास वॉइस होती है, उनकी छोटी से छोटी बात भी लाखों मील तक दूर जाती है, और जिनकी आवाज नहीं होती उनको हत्या करके लटका दिया जाता है। तो चारों तरफ सुनसान, चारों तरफ इस तरह का चुप्पी होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस देश में क्या नहीं सहा हमने, क्या नहीं सहा इस देश में। हमने लक्ष्मणपुर बातें कांड सुना, जहां हमारी माओ के पेट चीर के और जो बच्चे थे पेट में उनको निकाल के तलवार की नोक पे खड़ा कर दिया। क्या नहीं देखा हमने इस देश में। इस देश के दलितों, पिछड़े मुसलमानों, आदिवासियों ने क्या नहीं सहा। कितने दंगे, कितने जुल्म, कितनी लाशें हमारी जो है, क्या 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 बयान करूं मैं, क्या क्या नहीं सहा इस देश में। कितने दंगे,
कितनी एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, कितनी बच्चों की इज्जतें लुटती है। मैं कहता हूं सार्वजनिक करो, रिकॉर्ड उठा के बताओ कि जिन बच्चों की एक लाखों की संख्या में इज्जतें लुटती है, किस समाज की, किस समाज के, बताओ एक समाज को। क्योंकि ये समाज सोया हुआ है, इनको नहीं पता कि रोज इनकी बच्चों को, बेटियों को कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है। और जब न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियों से स्वागत होता है, अपमानित गालियां दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नारा तार्किक नहीं है, जो नारा लगा के आपको लंबे समय से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये नारा तार्किक होता तो मैं गारंटी देता हूं कि यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोई आदमी सड़क पे नहीं आता। वो कहता कि यूजीसी गाइडलाइन, अच्छा डर कौन, डरेगा कौन? कानून कितने देश में? 302 है, 304 है, 308 है, 307 है, कितने कानून है? इतने कानून बने हुए हैं, हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कोई दुरुपयोग का एक तो मामला आता है। 2012 से SC ST के उसमें गाइडलाइन बनी हुई है, आप पे 10 मामले हैं जो आपके खिलाफ फर्जी दर्ज हो गए हो, कुछ तो होगा आपके पास जिसके आधार पे आप कह रहे हो, लेकिन कोई तथ्य नहीं है। एक ही तथ्य है कि हमें अपराधी मान ले। हम कहां अपराधी मान रहे हैं भाई? हम कौन है अपराधी मानने वाले? कन्वेंशन रेट कहता है कोर्टों का। हम तो किसी को सवाल नहीं करते कि जब हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, हम तो तब भी सवाल नहीं करते। हम जैसा गुंगा बहरा कौन लोग होगा? कौन होगा? कौन होगा? हमसे ज्यादा सीधा सच्चा व्यक्ति तो इस देश में कोई भी नहीं होगा, जो जुल्म भी सहता है और चुप भी रहता है। जानवर भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम लोग तो अपने हक के लिए भी लड़ पाते। हमसे ज्यादा सीधा भोला कौन होगा? और इसी भोलेपन का फायदा लंबे समय से उठाया जा रहा है। प्यारे साथियों, इसका एक उदाहरण बताता हूं कि क्यों लड़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 90 के बाद, जब मंडल कमीशन के बाद आरक्षण लागू हो गया पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो आज भी वो भैया खड़ा है। 13% आरक्षण वहां, जो संवैधानिक 27% मिला है, उसमें से भी 13% मिलता है। वो रोज आंदोलन करते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट उस मामले को, फाइल को नीचे दबा के रखता है। क्यों नहीं सुनता? जब आपने एक दिन पहले PIL दाखिल हुई और अगले दिन सुनवाई कर ली, तो हमें पीड़ा होती है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश का सालों भर पड़ा रहता है कोर्ट में, जब 27% रिजर्वेशन का मामला सालों पड़ा रहता है और आप कभी सुनवाई नहीं करते हो। मेरे आज भी याद है जब डिमोशन हुए थे उत्तर प्रदेश में, एक पूर्व की सरकार थी, जब उनके निगरानी में डिमोशन हुए थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले डिमोशन कराओ, उसके बाद हम सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे हकों की बात आती है तो क्यों चुप्पी थाम लेते हो आप? हम तो उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप न्याय के देवता हो, आप न्याय की मूर्ति हो, आप न्याय करोगे। क्या ऐसा गाइडलाइन में, जिसने गाइडलाइन ना पढ़ी हो, मुझे बताओ, क्या उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में सारे सामान्य जाति के बच्चे, तो कैसे सामान्य जाति के खिलाफ हो गया? इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, इसमें दिव्यांगजनों को जोड़ा गया है, कैसे किसी के खिलाफ हो गया? और कहा गया कि भाई इसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं रखा कि सामान्य जाति के प्रतिनिधि होंगे। मैं कहता हूं 38 जब कुलपति सामान्य जाति के हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन कौन कौन कर देगा? जब इतना बैकलॉग है OBC SC ST का, तो आप हमें तो गारंटी देता हूं, जो समता समिति बनेगी बनवा लो, OBC के ST के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर मिलेंगे नहीं। आप, मेरा चैलेंज आप चेक करवाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, प्यारे साथियों, मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन 2 सिफारिशें लागू हुई, अभी बाकी सिफारिशें जो भी हुई, कभी कोर्ट को नहीं लगता कि ये सिफारिशें लागू होनी चाहिए, कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। और निजी क्षेत्रों में हम लोग पार्लियामेंट में बिल लेके आए, प्राइवेट मेंबर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भी सुनो। निजी क्षेत्र बनता कैसे है? निजी क्षेत्र इस तरह बनता है कि सरकार जमीन देती है, 1 रुपए लीज पे हजारों बीघे जमीन, फिर उसको लोन देती है, फिर टैक्स में छूट करती है। इस तरह की छूट वो किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को नहीं देती। इतने सब प्रावधानों के बाद तब जाके वो प्राइवेट सेक्टर बनता है। तो जो सारा ही सरकारी पैसे से बना हो, सारा ही सरकारी जमीन पे बना हो, तो उसमें कमजोर वर्गों को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कोई पूछने वाला है? इसलिए हमने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और आज इसकी देश की सच्चाई यह है, आपको जानना चाहिए देश की सच्चाई। सच्चाई यह है
कि कितने ही जो शहर हैं जिनको कहा जाता है स्मार्ट सिटी, उनमें सफाई कर्मचारी सीवर में उतरते हैं, सीवर में मर जाते हैं। 7,000, 8,000, 9,000, 11,000 पे, 13,000 पे मजदूर है काम करने के लिए। मैं आपको जिम्मेदारी के तौर पे कहना चाहता हूं, जानबूझ के जाति के आधार पे ये काम दिया गया है और जाति के आधार पे इसके वेतन का निर्धारण किया गया है। पर की नौकरी छीन के ठेकेदारी सुविधा पे नौकरी देके आज भी हमारे लोग गटर में मरते हैं। किसी को दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता? एक मुख्यमंत्री असम का ये कहता है कि 5 की जगह 4 रुपए दो, इतना सताओ कि ये प्रदेश छोड़ के भाग जाए। जो वीडियो जारी करता है जिसमें सीने पे गोली मारने का जो है निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सुमोटो क्यों नहीं लेता है? इस वोलेशन पे सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? हमारे नरसंहार पे सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? इसलिए तकलीफ होती है कि जिस न्याय के मंदिर से हमें उम्मीद है वो न्याय का मंदिर हमारी तरफ नहीं देख रहा, इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि उस न्याय के मंदिर तक हमारी भी तकलीफ जाए, हमारी भी पीड़ा जाए। हम भी इस देश के लोग हैं, हम भी देश में टैक्स देते हैं, हम भी देश को सींचते हैं, हम भी देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हम बड़े बड़े शहरों की बिल्डिंगें बनाते हैं, उसमें हमारा पसीना लगता है। न्यूनतम वेतन मजदूरी पे और मजदूरी मांगने पे हत्या भी होती है। हम इस देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारे पसीने खून से बिल्डिंगें बनती हैं। हमारी माए, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पेट पे जो है हमारी माए बच्चे बांधकर इस बिल्डिंगों में ईंटें चढ़ा चढ़ा के मशीनरी तो आ जाइए, इस देश को मजबूत करने का काम करते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है। इन बिल्डिंगों में हम पे रहने के लिए स्थान नहीं होता है। ये सब हमारे सामने। सरकार कहती है हम प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, लेकिन आप देखो हल्द्वानी में कैसे बसे बसा लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए दर्द होता है कि चारों तरफ हमें कोई सुनने वाला नहीं। प्यारे साथियों, मैं कर्मचारियों की पीड़ा को समझता हूं, ठेकेदारी सुविधा पे जिस तरह उनको लूटा जा रहा, मैं इस बात को समझता हूं। मैंने कहा कि जो भूमिहीन है, कमजोर हैं, जिनको पट्टे दिए गए थे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो सारे पट्टे छीनने का काम सरकारें कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, भूमाफिया कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता और अगर फाइल जाएगी, और मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं अपने मामलों को जो अन्याय मेरे साथ हुआ इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप देखना कितने कितने दिन बाद फाइलों पे मौका मिलेगा, आप निर्धारण करना। मैं कहा ना प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं भी जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी, अगले 10 दिन के अंदर। मैं देखूंगा कि हम कमजोरों की पीड़ा को भी इस तरह सुना जाता है क्या? जब सरकार हम पे जुल्म करती है, जब सरकारें हम पे अन्याय करती है, निर्दोष होते हैं हमें जेल भेजने का काम करती है, हम पे रासुकाएं लगाती है, हमारे बच्चों को पीटने का काम करती है, हमारी हड्डियां तोड़ने का काम करती है, हमें करंट लगाने का काम करती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट हमारी पीड़ा को भी सुनता नहीं सुनता। मैं जाऊंगा। प्यारे साथियों, आज इस देश में शिक्षा बाजार बन गई है, शिक्षा बाजार बन गई है। गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दिला सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? और जो चला जाता है वो हिंसा का शिकार हो जाता है, जातीय भेदभाव का शिकार हो जाता है। मैं दूर नहीं जाता, कहते हैं ना कि भाई उदाहरण की जरूरत पड़ती है। मीडिया के साथी यहां हैं। वर्ष 2012 में वर्धमान जो अब सफदरजंग है, महावीर मेडिकल कॉलेज में SC/ST समुदाय के MBBS कर रहे छात्रों को फिजियोलॉजी के लिखित टेस्ट में जाति देखकर जानबूझ के फेल किया गया। आरोप लगे, जांच हुई और आपको जान के अचरज होगा, छात्रों की शिकायत पे जब दर्ज हुई, सरकार ने कमेटी बनाई जिसका नाम था मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी की जांच में पता लगा कि SC/ST के बच्चे के पेपर पे अंकित जाति देख के चुन चुन के फेल किया गया। तो हमारे मन में सवाल क्यों ना पैदा हो कि हमारे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ऐसा ही नहीं, कमेटी की रिपोर्ट पे कोर्ट ने उन छात्रों को मात्र पास ही नहीं किया, दोषियों के खिलाफ 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए आदेश दिया, दोषियों पे कार्रवाई की। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि होता है डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। और हमने थोड़ा ही गाइडलाइन बनाई, हमारी पीड़ा को आपने कहां सुना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने सुन के गाइडलाइन बनाई। मैं धन्यवाद करूंगा कि उन गाइडलाइनों को हमारे पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा। भाई देखो, 2 तरह का समाज है अभी। एक वो जो हाशिए पे गांव में रहता है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके उनके पिताजी भी अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्यों भेज रहे हैं? कि मेरी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानी, बीमारी, तकलीफों को
ये मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS प्रोफेसर बन के 2 रुपए कमा के सम्मान का जीवन खुद भी जिएगा, मेरी तकलीफों को भी दूर करेगा, मेरे दलदल को भी काटेगा। वो बच्चा पढ़ने आता है लेकिन वो उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एजेंसियों की रिपोर्ट कह रही है, इसलिए इस आधार पे गाइडलाइन बनी है। प्यारे साथियों, बातें तो बहुत है कहने को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सच है कि जहां आपकी आवाज नहीं होगी वहां सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आपको अपनी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। आज इस आंदोलन का पहला चरण है, आज यहां है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के नेतृत्व में भोपाल में होगा। 9 तारीख को राजस्थान में हुआ था। हम लोग इतनी चैन से नहीं बैठने वाले हैं। हमें जब मुझसे कोई पूछता कि चंद्रशेखर भाई कैसे आए जीत के, तो मैं कहता हूं मैं नहीं आया, मेरे लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, क्योंकि आज उनकी आवाज को उठाने वाला कोई भी नहीं है। आज उनके दर्द पे, उनकी दर्द पीड़ा पे बोलने वाला कोई नहीं है। मेरी क्या औकात थी कि मैं आ जाता लोकसभा में? मेरे लोगों ने वोट और नोट देके मुझे चुन के भेजा है। मेरी जिम्मेदारी बैठती है कि अगर उनकी तरफ आंच आए, उनकी तरफ उंगली उठे, तो मैं भी बोलूं और अपने साथ के जागरूक लोगों को भी बोलने के लिए तैयार करूं। इसलिए आज ये आंदोलन हो रहा है। प्यारे साथियों, इस देश में संविधान है, आर्टिकल 25-26 है, धार्मिक आजादी है। मैंने आज ही पार्लियामेंट में पूछा कि आप ये बताओ, तमाम त्योहारों पे आप व्यवस्था करते हो, लेकिन भगवान बुद्ध की जयंती पे, संत कबीर जी की जयंती पे, गुरु रविदास जी की जयंती पे, पेरियार जी की जयंती पे, फूले जी की जयंती पे, साहू जी की जयंती पे, तमाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं, मुस्लिम समाज में भी हुए, सिख समाज में भी हुए, जैन समाज में भी हुए, बौद्ध समाज में भी हुए, उनकी जयंतियों के अवसर पे, उनके धार्मिक आयोजनों पे आप बजट क्यों नहीं देते हो? बताओ। आप ईद पे क्या बजट खर्च करते हो? आप मुहर्रम पे क्या बजट खर्च करते हो? आप समय बारात पे क्या बजट खर्च करते हो? क्या इस देश के धन पे कुछ ही लोगों का अधिकार है? फिर ये देश, ये सरकार सबका साथ सबके विकास के झूठे के नारे के साथ क्यों खड़ी है? ये कहे कि धन तुम्हारा और अधिकार हमारा, धन तुम्हारा अधिकार हमारा, हम अपने लोगों को देंगे, ये सच बताने का काम करें। हम जानते हैं सच क्या है। प्यारे साथियों, मैं लगातार उन विषयों को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता हूं। हमारी संख्या कम है, इसलिए मुझे समय कम मिलता है, लेकिन ये संख्या कम हमेशा नहीं रहेगी। ये संख्या हमेशा कम नहीं रहेगी। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर हम चुप रहे ज्यादा दिन तक, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस देश में पुनः गुलाम हो जाएगी। गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और क्रांति की ज्वाला में अपना बलिदान देने के लिए सतत तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों ने संघर्ष किया था तो हम लोगों को अवसर मिला है। और अगर आज हम लोग संघर्ष करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को अवसर मिलेगा। और अगर हम लोगों ने चुप्पी थाम ली, निजी स्वार्थों में चुप हो गए, जिस तरह हमारे कुछ नेताओं ने अपने लोगों का हाथ छोड़ के और ये कहा कि भाई हम इनके साथ हैं, मैं कहना चाहता हूं आपको सबके साथ रहना चाहिए, लेकिन गलत को गलत और सही को सही तो कहना चाहिए। अगर गलत होता तो मैं भी उनकी बात करता, लेकिन जब गलत नहीं है तो सिर्फ वोट के लिए आप उधर चले गए। जब आप पावर में नहीं हो तो आज आप उधर जाके खड़े हो गए हो, कल आप पावर में होंगे तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि आप हमारे लोगों के बारे में सोचोगे। ये बहुत बड़ी चिंता हमारे समाज के सामने, हम गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े मुसलमानों के सामने देश में आ गई। प्यारे साथियों, चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ चुप्पी है, सब लोग आंखें बंद करके बैठ गए हैं। ऐसे दौर में अगर हम लोगों ने भी आंखें बंद कर ली तो मैं लिख के देता हूं कि लड़ने की हिम्मत टूट जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको नहीं पता इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। मीडिया में जो उस तरह की सोच के लोग हैं, वो मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाएंगे, झूठे प्रोपेगेंडा चलाएंगे। वो जो अधिकारी उस सोच के हैं, वो मुझे, मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, झूठे मुकदमे लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन एक बार मिला है, जीवन बार बार नहीं मिलता। मौत कल की आती आज आ जाए, हम अपने लोगों के हितों से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। और अगर हम जैसे लोग चुप हो गए, हम जैसे लोग बैठ गए, तो मैं लिख के देता हूं कि फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो लड़ाई को लड़ ले। प्यारे साथियों, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में जुटकर ये संदेश सरकार को दे दिया कि आप लोग कमर कसे हुए बैठे हो, मेरे एक आदेश का इंतजार कर रहे हो। मैं आपको विश्वास दिला के बताता हूं, मैं आपको विश्वास दिला के बताता हूं, चंद्रशेखर आजाद के लिए, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही के लिए, हमारे नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए समाज हित पहले है, व्यक्तिगत हित बाद।